हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई थिंक ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। एक बार आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि WBC जिसे ल्यूकोसाइट या शीताणु कहा जाता है, WBC को दो भागों में बांटा गया है, कणिकीय और अकणिकीय। कणिकीय प्रकार की जो WBC होती है उनके तीन भाग होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल और इओसिनोफिल। ठीक है, जिन पर हमने कल आपसे डिटेल से चर्चा की थी। साथ में हमने आपसे तुलनात्मक अध्ययन भी वहां पर पढ़ा था। कंपैरेटिव स्टडी इज आल्सो। देखिए, हम आज जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो है अकणिकीय प्रकार की WBC। कौन से प्रकार की? अकणिकीय प्रकार की WBC पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अकणिकीय प्रकार की WBC। आज का टॉपिक है हमारा ए ग्रेनुलोसाइट। आज हम दो चीजों पर बात करेंगे, अकणिकीय WBC, उनके प्रकार, और सबसे अंतिम जो रक्त का जो टॉपिक चल रहा है, रक्त के संगठन का, वो है हमारा थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइट या उसे प्लेटलेट या उसे पट्टी कांट के नाम से दूसरी क्या है जाना जाता है। तो इन सब बिंदुओं पर आज हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले अकणिकीय प्रकार की WBC पर। अकणिकीय श्वेताणु, इंग्लिश में बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, ए का अर्थ होता है एब्सेंट, ग्रेनु का अर्थ होता है ग्रेनम, ग्रेन का अर्थ होता है पार्टिकल्स, ल्यूकोसाइट का अर्थ होता है WBC। अर्थात WBC का जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म होता है। WBC का जो कोशिका द्रव होता है उसमें कणीय संरचना नहीं पाई जाती है या कणीय संरचना अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये WBC होती है और इस WBC के अंदर यहाँ पे कणीय संरचना क्या है, नहीं पाई जाती है। ये तो हो गया इंग्लिश में। अकणिकीय में अ का अर्थ होता है नहीं, कणिकीय का अर्थ होता है कण, और श्वेताणु का अर्थ होता है श्वेताणु। अर्थात श्वेताणु के WBC में कणिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, अकणिकीय WBC कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अकणिकीय श्वेताणु के WBC में कणिका के समान, किसी कणिका के समान संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें एक केंद्रकीय श्वेताणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक केंद्रकीय श्वेताणु भी, एक केंद्रकीय श्वेताणु भी कहा जाता है। ठीक है, एक केंद्रकीय श्वेताणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, नॉट लिम्फोसाइट, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या इन्हें एक केंद्रीय श्वेताणु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कोशिका द्रव में कणिका के समान संरचना नहीं पाई जाती है और इस प्रकार की श्वेताणु को एक केंद्रीय श्वेताणु या मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके केंद्रक के बारे में। इनके केंद्रक का आकार या तो कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है। इनके केंद्रक का आकार कैसा होता है? या तो अंडे के आकार का होता है या अंडे के आकार का नहीं होता है तो इनके केंद्रक का आकार इस तरीके से होता है जैसे सेम के बीज के आकार का होता है। बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर। बीन का अर्थ होता है सेम के बीज के आकार की संरचना के रूप में इनका केंद्र क्या है, पाया जाता है। देखिए, अब इनके आकार के बारे में बात करते हैं कि अकणिकीय प्रकार की WBC का आकार कैसा होता है।
देखो इसका औसत आकार का व्यास की बात करें तो 8 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर इसका औसत आकार होता है या औसत व्यास होता है। एककणकीय जो WBC होते हैं या एककणकीय जो श्वेताणु होते हैं इनका आकार 8 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर होता है। अब बात करते हैं एककणकीय श्वेताणुओं के प्रकार। किसके प्रकार? एककणकीय श्वेताणुओं के प्रकार। टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट या एककणकीय श्वेताणुओं के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट। एककणकीय जो श्वेताणु होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है मोनोसाइट। किस नाम से जाना जाता है? एक को मोनोसाइट या इसे एक केंद्र कणु के नाम से भी जाना जाता है। ये मोनोसाइट इंग्लिश का शब्द है और इसको हिंदी में बोलता है एक केंद्र कणु। एक केंद्र कणु के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरे होते हैं लसीकाणु, जिसे कहा जाता है लिम्फोसाइट। लसीकाणु जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए हम आपको एक बार फिर दोबारा यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। शॉर्टली देखिए, याद दिला रहे हैं। हमने आपको बताया WBC 2 प्रकार की होती है, कणिकीय और दूसरी कौन सी होती है? एककणिकीय। कुल WBC का कणिकीय WBC 65% पाई जाती है और एककणिकीय WBC कितने परसेंट पाई जाती है? 35% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 35% पाई जाती है। इसलिए हम बता दें ये कुल WBC की मोनोसाइट या एक केंद्र कणु एककणिकीय जो श्वेताणु होते हैं वो कुल WBC का कितना परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। कुल WBC के कितने परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। ठीक है, तो कुल WBC का 5% मोनोसाइट या एक केंद्र कणु पाएगा। आपको बता दूं मोनोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। तो मोनोसाइट की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और इनका जो केंद्रक होता है, मोनोसाइट की केंद्रक होता है वो उनका केंद्रक कैसे होता है? इस तरीके से सेम के बीच के आकार का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक केंद्र कणु या मोनोसाइट का केंद्रक का आकार कैसा होता है? सेम के बीच के आकार का होता है। और इनका आकार मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की WBC का आकार 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर होता है। मोनोसाइट का आकार कितना होता है? 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। और ये कैसी होती है? भक्षणकारी होती है। मोनोसाइट या एक केंद्र कणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भक्षणकारी होते हैं। भक्षणकारी का मतलब है मानव के शरीर में जब विभिन्न प्रकार के रोग जना, ठीक है, दूषित जल या दूषित भोजन या अन्य कुछ कारणों से मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उन सभी का भक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। ये मोनोसाइट जो होते हैं ये रुधिर में होता है। मोनोसाइट किसमें पाए जाते हैं? रुधिर में होते हैं। और ये रुधिर से किसमें आते हैं? लसिकाओं में आ जाते हैं। रुधिर से किसमें आ जाते हैं? लसिकाओं में आ जाते हैं। या हम इसको लसिका ना बोले, इसका सही आंसर लिखते हैं हम, ये रुधिर से किसमें आ जाते हैं? ऊतक में क्या है? आ जाते हैं। तो मोनोसाइट जो होते हैं वो रुधिर से किसमें आ जाते हैं? ऊतकों में आ जाते हैं। मोनोसाइट जब रुधिर से ऊतकों में क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने पर इन मोनोसाइट का आकार क्या हो जाता है? इन मोनोसाइटों का आकार कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है।
यहाँ पे मोनोसाइट का आकार आपने देखा कितना था, 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। परंतु जैसे ही मोनोसाइट रुधिर के माध्यम से ऊतक में पहुंच जाता है तो मोनोसाइटों का आकार क्या हो जाता है, साइज जो होती है बढ़ जाती है और इनका आकार कितना हो जाता है, 80 माइक्रोमीटर हो जाता है। कितना माइक्रोमीटर हो जाता है, 80 माइक्रोमीटर हो जाता है, अर्थात इनका आकार काफी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस प्रकार की जो मोनोसाइट होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वृहत भक्षाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृहत भक्षाणु कहा जाता है। इंग्लिश में मैक्रोफेज के नाम से इसे जाना जाता है। मैक्रोफेज के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैक्रोफेज के नाम से जाना जाता है। ये वृहत भक्षाणु क्या करती है, ये बहुत अधिक भक्षणकारी होती है। ये बहुत अधिक, मैंने बताया मोनोसाइट तो भक्षणकारी होती हैं, परंतु जब मोनोसाइट रुधिर से ऊतकों में आ जाती है तो इनका आकार बड़ा हो जाता है मोनोसाइट का, और इन्हें अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, वृहत भक्षाणु कहा जाएगा। और वृहत भक्षाणु जो होती है इनका आकार कैसा हो जाता है, बहुत बड़ा होने के कारण इनका आकार बड़ा हो जाएगा तो ये अधिक क्या हो जाती है, भक्षणकारी हो जाती है। जो जीवाणुओं को और बड़े कणों को क्या कर देती है, जो जीवाणुओं को और जो बड़े कण होते हैं वहां पर जीवाणु और बड़े कणों का क्या कर जाती है, भक्षण कर जाती है। जीवाणुओं का और बड़े कणों का या बड़े अणुओं का क्या कर जाती है, भक्षण कर जाती है। तो जीवाणु और बड़े कणों का जो भक्षण किया जाता है, जिसको किसके द्वारा किया जाता है, वृहत भक्षाणुओं के द्वारा किया जाता है। यही वृहत भक्षाणु किससे मिलते हैं, न्यूट्रोफिल से मिल जाते हैं। वृहत भक्षाणु जब न्यूट्रोफिल से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वृहत भक्षाणु जब न्यूट्रोफिल से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे भक्षाणुओं का क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। कौन सा तंत्र कहा जाता है, भक्षाणुओं का तंत्र का निर्माण होता है, या भक्षाणु तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। जो क्या काम करता है कि मानव के शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाए, किसी भी रोग का अगर संक्रमण हो जाए तो उन संक्रमण के विरुद्ध क्या करता है, मानव के शरीर में प्रथम प्रतिरक्षा तंत्र या प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति का रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करता है। प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति के रूप में कौन कार्य करता है, भक्षाणु तंत्र कार्य करता है। एक बार फिर मैं मोनोसाइट पर बात करने जा रहा हूं। मोनोसाइट जो होते हैं वो कुल WBC का 5% पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, ठीक है। इनका आकार कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। इनका आकार मैं आपको पहले बता चुका हूं, गोलाकार होता है, ठीक है। आपको बता दें इनके अंदर केंद्रक जो होता है मोनोसाइट में वो कैसा होता है, सेब के बीज के आकार का होता है। ये कैसे होता है, भक्षणकारी होते हैं। मोनोसाइट जब रुधिर से ऊतकों में पहुंच जाते हैं तो मोनोसाइटों का आकार बढ़ जाता है, और मोनोसाइट का आकार 12 से 15 माइक्रोमीटर से बढ़कर के 80 माइक्रोमीटर हो जाता है। और इस प्रकार से बनने वाली, ठीक है, मोनोसाइट की कोशिकाओं को वृहत भक्षाणु कहा जाता है। ये अधिक क्या होते हैं, भक्षणकारी होते हैं, जो जीवाणु और बड़े कणों का भी क्या कर जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं। वृहत भक्षाणु जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल से क्या करते हैं, मिल जाते हैं, संयोग कर जाते हैं, ठीक है। जब वृहत भक्षाणु न्यूट्रोफिल से मिल जाते हैं तो भक्षाणु तंत्र का निर्माण होता है। और ये भक्षाणु तंत्र क्या काम करता है, जब मानव के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो उनके विरुद्ध प्रथम प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। तो आपको मेरे ख्याल से मोनोसाइट सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं लसीकाणु या लिम्फोसाइट, ठीक है। देखिए लसीकाणु या लिम्फोसाइट पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखो भैया, लसीकाणु या इनका दूसरा नाम है लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट। इज इट क्लियर? देखिए लसीकाणु क्या है, इन पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि लसीकाणु की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, लसीकाणु की जो कोशिका होती है वो गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, जिसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। परंतु यहाँ पर जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? अंडे के आकार के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर केंद्रक जो पाया जाता है वो अंडे के आकार का पाया जाता है। और केंद्रक के चारों ओर, इस केंद्रक के यहाँ पर चारों ओर इस तरीके से केंद्रक के चारों ओर अल्प मात्रा में, ठीक है, केंद्रक के चारों ओर अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है, जो छल्ले के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? छल्ले के रूप में पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? यहाँ पे वलय के रूप में या छल्ले के रूप में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव कैसा पाया जाता है? बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है, परंतु किसके रूप में पाया जाता है? एक छल्ले के रूप में क्या है? पाया जाता है। क्लियर बात हो गई। मैं आपको बता दूं, लसीकाणु जो होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं, वो कुल WBC का 30% पाया जाता है। लसीकाणु जो होते हैं वो कुल WBC का कितना परसेंट पाए जाते हैं? 30% पाए जाते हैं। इन लसीकाणुओं का जीवन काल 2 से लेकर के 100 दिन होता है, या कई बार इससे भी अधिक होता है। लसीकाणुओं का जीवन काल 2 से लेकर के 100 दिन होता है, या 100 दिन से भी कई बार क्या हो जाता है? अधिक होता है, ठीक है। लसीकाणु जो होते हैं, ठीक है, ये रुधिर के अलावा किसमें पाए जाते हैं? लसिका व ऊतकों में भी क्या है? पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लसीकाणु जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? रुधिर में तो पाए जाते हैं, साथ में किसमें पाए जाते हैं? लसीकाणु जो होते हैं वो ब्लड में तो पाए जाते हैं, साथ में किसमें पाए जाते हैं? लिम्फ टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। लिम्फ या लसिका ऊतकों के रूप में भी, लसिका ऊतकों में भी क्या है? पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है लसीकाणु जो होते हैं वो रुधिर के अलावा कहाँ पर पाए जाते हैं? लसिका के अंदर भी, या लसिका ऊतकों के अंदर क्या है? ये पाए जाते हैं। इन लसीकाणुओं का आकार कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। आकार कैसा होता है? बहुत ही कैसा होता है? इस तरीके से इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। इनका व्यास जो होता है वो लगभग 6 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। इनका व्यास कितना होता है? 6 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। यदि इनकी संख्या अधिक होती है, यदि लसीकाणुओं की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है, तो लसीकाणु बड़े आकार के हो जाते हैं, ठीक है। यदि इनकी संख्या, ध्यान से सुनना, इनकी संख्या अधिक होती है, किसकी? यदि, या हम इस तरीके से बोले कि लसीकाणुओं की संख्या यदि अधिक होती है तो लसीकाणु जो होते हैं वो बड़े का आकार की अपेक्षा का कैसे होते हैं? कम होते हैं। लसीकाणु जो होते हैं वो बड़े आकार की अपेक्षा कैसे होते हैं? कम होते हैं। आपको बता दो, लसीकाणु जो होते हैं, छोटे लसीकाणु होते हैं, उनमें बीटा सेल्स, छोटे लसीकाणुओं में बीटा सेल्स और कौन सी सेल्स पाई जाती है? टी सेल्स पाई जाती है। छोटे लसीकाणुओं में बीटा सेल्स और कौन सी सेल्स पाई जाती है? टी सेल्स पाई जाती है। बीटा कोशिका और टी कोशिकाएं क्या है? पाई जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं छोटे लसीकाणुओं में बीटा सेल्स और टी सेल्स का क्या होता है? निर्माण, जो प्रतिरक्षा पिंडों के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो किसमें सहायक होते हैं? प्रतिरक्षा पिंडों के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि लसीकाणु जो होते हैं वो थाइमस ग्रंथि, लसीकाणु जो होते हैं वो थाइमस ग्रंथि व लसिका ऊतकों में, लसिका ऊतक, थाइमस ग्रंथि और लसिका ऊतक में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं।
ध्यान से सुनना है कि लसीकाणु जो होते हैं वो थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाओं से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिनका उद्भव किससे होता है, अस्थि मज्जा से होता है। जिनका निर्माण किससे होता है, अस्थि मज्जा से होता है। इनमें आपको बता दूं सीमित रूप से अमीबीय गति पाई जाती है। सीमित रूप से क्या पाई जाती है, अमीबीय गति क्या है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सीमित रूप से अमीबीय गति पाई जाती है। देखिए आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको लसीकाणु के प्रकार बता रहा हूं। लसीकाणु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीटा लसीकाणु और दूसरा होता है टी लसीकाणु। ठीक है, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बीटा लसीकाणु और टी लसीकाणु। बीटा लसीकाणु की उत्पत्ति और परिपक्व, बीटा लसीकाणु की उत्पत्ति और परिपक्वन जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। जबकि टी लसीकाणु की उत्पत्ति या उद्भव और परिपक्वन अस्थि मज्जा के साथ साथ किसमें होता है, थाइमस में होता है। अस्थि मज्जा के साथ साथ बोन मैरो के साथ साथ किसमें होता है, थाइमस ग्रंथियों के अंदर। बात समझ आ गई। देखिए बीटा लसीकाणु का जीवन काल लगभग 3 से लेकर के 7 दिन होता है। बीटा लसीकाणु का जीवन काल 3 से लेकर के 7 दिन होता है, जबकि टी लसीकाणु का जीवन काल कई वर्ष होते हैं। क्या होता है, कई वर्षों तक इनका क्या होता है, जीवन काल। बीटा लसीकाणु का जीवन काल 3 से 7 दिन होता है, जबकि टी लसीकाणु का जीवन काल कैसा होता है, कई वर्ष। बात समझ आ गई। देखिए इनका बीटा लसीकाणु क्या काम करती है। बीटा लसीकाणु क्या करती है कि मानव के शरीर के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, प्रतिरक्षा के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। जबकि आपको टी लसीकाणु जो होते हैं वो सीएमआई के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। सीएमआई का पूरा नाम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। तो टी लिम्फोसाइट जो होती है वो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक। इसी के साथ टी लिम्फोसाइट क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, हमने अभी आपसे बात की थी लसीकाणु, इसको एक बार हम फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लसीकाणु। ठीक है, देखिए लसीकाणु जो होते हैं वो कुल WBC का 30% होता है। इनका जीवन काल 2 से लेकर के 100 दिन या इससे भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, देखिए इनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसका आकार अंडे के आकार का होता है। केंद्रक जो होता है उसके चारों ओर अल्प मात्रा में कोशिका द्रव जो होता है वो एक छल्ले के रूप में या वलय के रूप में क्या है, पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, छल्ले के रूप में या वलय के रूप में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लसीकाणु जो होते हैं वो रुधिर के अलावा लसिका ऊतकों में पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इनका व्यास 6 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। 6 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। इनकी संख्या अधिक है। इनकी संख्या यदि अधिक होती है, इनकी लसीकाणु की संख्या अधिक होती है, तो लसीकाणु बड़े आकार की अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, कम होते हैं। बड़े आकार की अपेक्षा कैसे होते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं। छोटे जो लसीकाणु होते हैं उनमें बीटा सेल्स और टी सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। बीटा सेल्स और किसका निर्माण होता है, टी सेल्स का निर्माण होता है, जो प्रतिरक्षा के जो पिंड होते हैं उनका निर्माण कर भारी जो रोगाणु होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि लसीकाणु जो होते हैं
लसीकाणु थाइमस ग्रंथि एवं लसीकाणु जो होते हैं वो थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाओं में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं जिनका उद्भव किससे होता है, अस्थि मज्जा से होता है। और आपको बताया इनके अंदर लसीकाणुओं के अंदर सीमित रूप से अमीबीय गति पाई जाती है, लिमिटेड अमीबायोसिस मूवमेंट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लिम्फोसाइट के अंदर। तो लिम्फोसाइट में सीमित रूप से अमीबीय क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। क्लियर बात हो गई। देखिए हम दूसरी बात आपसे की थी कि लसीकाणु दो प्रकार के होते हैं, बीटा लसीकाणु और टी लसीकाणु। बीटा लसीकाणुओं का उद्भव और परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, जबकि टी लसीकाणुओं का उद्भव और परिपक्वन अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथियों के द्वारा होता है। बीटा लसीकाणुओं का जीवन काल 3 से 7 दिन होता है। टी लिम्फोसाइट का जीवन काल कई वर्षों तक होता है। बीटा लसीकाणु जो होते हैं वो प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। टी लसीकाणु जो होते हैं वो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा के निर्माण में सहायक होती है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है सीएमआई के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। देखिए इसी के साथ हमारा WBC जो है टॉपिक वो समाप्त हुआ। ठीक है, ल्यूकोसाइट समाप्त हुआ, श्वेताणु जो टॉपिक था वो अब समाप्त हो गया। यदि आपको WBC से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो देखिए वो है हमारा रक्त का संगठन का सबसे अंतिम टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का जो अंतिम टॉपिक है उसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए आइए प्लेटलेट्स पर आपसे चर्चा करते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी क्या है जाना जाता है, या इन्हें पट्टिकाणु के नाम से भी क्या है इन्हें जाना जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, पट्टिकाणु भी इन्हें क्या है कहा जाता है। देखिए प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो बहुत ही कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इनका व्यास जो होता है वो 2 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर होता है। तो आकार कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। व्यास, इनका व्यास कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इनकी जो आकृति होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है। आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। आकृति जो होती है वो इर्रेगुलर शेप के रूप में पाई जाती है। इर्रेगुलर शेप यानी कि अनियमित आकार के रूप में पाई जाती है। अनियमित आकार के रूप में क्या है पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, अनियमित आकार के रूप में पाई जाती है। इनकी एक खास विशेषता ये होती है कि इनमें केंद्रक का क्या होता है, अभाव। केंद्रक इनके अंदर क्या है, नहीं पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है, इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, आपको बता दूं एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो लगभग 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख, 1.5 लाख से लेकर के कितनी होती है, 3 लाख प्रति घन mm होती है। 3 लाख प्रति घन mm होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन mm होती है। और इन प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो 5 से लेकर के कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है, 5 से लेकर के 7 दिन। प्लेटलेट्स का जो विघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, मैं आपको बता दूं। प्लेटलेट्स का जो विघटन होता है वो या तो लीवर के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, या तिल्ली के द्वारा होती है, जिसको आप स्प्लीन या इसे विज्ञान की भाषा में पिलिया के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें यकृत और पिलिया जो होते हैं वो प्लेटलेट्स के विघटन का कार्य करती है, उनको डिकम्पोज करने का कार्य करती है, अपघटित करने का क्या करती है, कार्य।
सबसे अंतिम बात मैं आपको बता दूं, ये प्लेट्स जो होती हैं, ठीक है, ये मानव के अंदर जब चोट लग जाती है तो चोट लगने पर रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो रुधिर का जब प्रवाह होता है तो रुधिर का थक्का बनाने में, ठीक है, रुधिर का थक्का बनाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो प्लेटलेट्स के द्वारा ही होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट जो होती है वो मानव में रुधिर के थक्के के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। रुधिर का थक्के के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि रुधिर के थक्के के निर्माण की क्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई जाती है वो प्रारंभिक रूप में प्लेटलेट्स के द्वारा ही निभाई जाती है। एक बार प्लेटलेट्स को बहुत ही शॉर्टली और संक्षिप्त में समझा रहे हैं। प्लेटलेट्स का आकार छोटा होता है, इनका व्यास 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, केंद्रक इनमें पाया नहीं जाता है, इनकी आकृति अनियमित आकृति होती है, कोई निश्चित आकार इनका नहीं होता है, ठीक है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन mm होती है। आपको बताया कि रुधिर कणिकाएं जो होती है, पट्टिकाएं जो होती है या प्लेटलेट्स होती है वो मानव में प्रारंभिक अवस्था में रुधिर का थक्के के निर्माण की प्रक्रिया में क्या होती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का क्या करती है, कार्य करती है। और प्लेटलेट्स का जो वितरण होता है वो यकृत और पिलिया के द्वारा होता है। यकृत और पिलिया के द्वारा प्लेटलेट्स का क्या होता है, वितरण। देखिए आज हमारा रक्त का संगठन क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। यदि आपको रक्त के संगठन पर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या आप हमें किसी प्रकार से अपने जो समस्या है उसको बता सकते हैं, ठीक है। Till then, take care by Corona and be safe, be happy at your home. Thank you very much.